तो ऑफिशियली सबको गुड इवनिंग। आज डी डे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सभी लोग ट्रैवल में होंगे। अभी डी डे से सिर्फ एक दिन बचा है, जिस दिन वार शुरू होगा। तो एक एक बात जो भी कही जा सकती है, जो भी बताई जा सकती है, मेरा अपना अनुभव, मेरे जैसों का अनुभव, आपका खुद का भी अनुभव होगा जो आप रिलेट कर पाओगे, उन सब पे बात करेंगे। ये मामला प्रेरणा से ज़्यादा अमल में लाने का है। तो जो कुछ भी मेरी समझ है या जो कुछ भी मेरे अनुभव से या दूसरों की गलतियों के अनुभव से आप सीख सकते हैं, इसको सीखिएगा। छोटी छोटी बात जो महत्व रखती है, मायने रखती है, उन सभी को सुनना है। अब मैं पहले आउटलाइन बता देता हूँ किन किन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, और वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहला तो ये मेंटल वेलबींग, या जो एक ओवरऑल आप किस स्थिति में हो उस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो डे होगा, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम चलेंगे, आई थिंक 4 दिन है ना, 4 दिन लगातार चलेगा 29 से। तो रूटीन क्या होगा और किस तरीके का रूटीन होगा, वो रूटीन में स्लीपिंग साइकिल से लेकर के, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के कितनी बात करनी है, वो सब पे बात करेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता क्योंकि इतनी माइक्रो बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सब पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे एहसास है कि मेरा एक मित्र था और उसको सुसु बहुत लगती थी बहुत बार, और हर मेंस में प्रॉब्लम से उसका एक क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ हो जाता था, बार-बार वॉशरूम भाग के जाता था। अंत में उसने डायपर पहनना शुरू कर दिया। मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि अब अंत में हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई डायपर पहन तू। तो वो प्रॉब्लम से उसका 15 मिनट बचा, 2 बार जाना पड़ा था, 3 बार उसको प्रॉब्लम थी। तो अ उसमें शर्माने की बात नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकफ़ास्ट में क्या करना है, आफ्टर पेपर क्या करना है, इन सब बातों पे तो बात करेंगे। एस्से से लेकर के, हिंदी से लेकर के जीएस के जितने पेपर हैं, उन पेपर पे एक अप्रोच जो है, वैसे तो आपको 90 लेक्चर्स आपके लिए गए, कितने ना मालूम कितने बाकी सेशंस हुए होंगे, कितने कंटेंट दिए गए होंगे हर टॉपिक पे, हर टॉपिक की अलग-अलग स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई, आंसर राइटिंग हुई। लेकिन ओवरऑल अगर कोई कहे, जैसे होता है ना कि वर्ड ऑफ विज़डम क्या है, उस पेपर के लिए आपका टेक क्या है, तो उस पे भी बात करेंगे। तो पहले पेपर पे, हर पेपर पे बात कर लें, या पहले ये बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम डे रूटीन क्या हो, बीच में क्या हो, क्या खाओ, क्या पियो, इस तरीके से? बोलो किस पे बात कर लें? जनरल टिप्स बता दीजिए सर। मतलब ये डेली वाला है ना, डे टू डे वाला? यस सर। हाँ, ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले तो ये है कि भैया नो टू फोमो। नो टू फोमो की शुरुआत इसलिए क्योंकि महाभारत में वो है ना डायलॉग कि अ, युद्ध भूमि से पहले युद्ध, मनोभूमि में लड़ा जाता है, और फोमो रखोगे तो आप युद्ध हार जाओगे। सिंसियरिटी रखनी है, लेकिन सीरियस नहीं होना है कि हाय क्या होगा मेरा। करोगे तो वैसे ही युद्ध आधा हार जाओगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो बेस्ट देने के लिए पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई एक्सटर्नल इंटरनल तनाव ना हो, बस इतना ही कहना है, इस पे ज़्यादा बात। दूसरा है सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, कि आप खुद को अच्छा फ़ील करवाएँ। आपके भीतर जो अच्छे हार्मोन हैं वो रिलीज़ हों। वो कब होता है? ये जो बुकलेट है, ये जो वीडियो है, ये सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन का भी तो मामला है कि 1 डेढ़ घंटे में आपने एक पेपर खत्म कर लिया, तो लगेगा वाह! आई कवर्ड एवरीथिंग, है ना मामला ये? तो चाहो तो इसको एक बार देख लेने का। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इससे आ जाएगा कि हाँ, येस आई कवर्ड एवरीथिंग, है भी कवरेज पूरा। और जब पेपर हो जाएगा तो हर पेपर की मैं अलग से डिस्कस करूँगा, वो अगले साल के बच्चों के लिए, आपको उसको नहीं सुनना है। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन अगर आपको किसी भी बात से आ रहा है, पूजा करके आ रहा है, एक पूरा पेपर देख करके आ जा रहा है, या कुछ भी आ रहा है, यस आई कैन इस डायलॉग से आ रहा है, या आई एम डिवाइन द फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि, इससे आ रहा है, जो करने का बस सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको। जैसे फोमो होता है ना, ऐसे सो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आना ही चाहिए प्रोडाउन। और मैनेजमेंट, इष्टे का मैनेजमेंट, फिर से कह रहा हूँ, आपके पास जो भी सेविंग है उस सेविंग का इस्तेमाल करो। उधार मिल रहा है उधार ले लो, घर से मिल रहा है घर से ले लो, और जिसकी बहुत बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, मैं जानता हूँ बात से समझ में आता है बदमाशी कौन कर रहा है, बट बहुत बुरी हालत है, पैसे बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, उधारी मिल जाएगी उसको, और जब सेलेक्ट हो जाएगा तब दे देगा, है ना। सिलेक्शन पे देना होगा, पहले नहीं देना होगा, तो वो भी दे देना, ले लेना मुझसे। तो इष्टे का मैनेजमेंट कर लेना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने साथ फर्स्ट एड रखना है, मेडिसिन जो भी ज़रूरी हो सकती हैं, ग्लूकोन डी हो सकता है, डार्क चॉकलेट, इतनी भी डार्क नहीं कि बहुत 3-4 बार सुसु जाना पड़े, बट हाँ, डार्क चॉकलेट रखना है। और इसके अलावा आपको जो भी और आवश्यक चीज़ें लगती हैं वो रखना है। B7 पेन का प्रेफ़रेंस मैं देता हूँ हमेशा। अगर B7 से आप नहीं लिख रहे हैं तो जिस पेन से लिख रहे हैं उससे आप कंटिन्यू कीजिए, जिसमें आपको कम्फ़र्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप B7 प्रेफ़र करते हैं अगर कभी लिखा है तो।
अब मैं बात करूँगा एग्जाम डे का रूटीन, स्लीपिंग साइकिल पे, ब्रेकफास्ट पे, यूटिलाइजिंग गैप जब वो 2 पेपर के बीच का गैप होगा, पेपर के बाद का क्या स्थिति होगा और हर पेपर के बाद और हर दिन के बाद क्या स्ट्रेटजी होगा। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट पे बात कर लेते हैं और स्लीपिंग साइकिल पे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि 8 घंटे वैसे मैं प्रेफर करता हूँ सोना, लेकिन 6 घंटे सोना चाहिए एग्जाम के दिन में, नहीं तो वो अपना बेस्ट निकल के आ नहीं पाता। तो 6 घंटे कैसे सोओगे, उसके लिए मैनेजमेंट कैसे होगा, 2 पेपर के बीच का मैनेजमेंट और उसके बाद का मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट जो आपको करना है, ब्रेकफास्ट आपको ठेले पे जाकर के, खुमचे पे जाकर के लाइन लगा के नहीं करना है। ब्रेकफास्ट के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मैं फल खाता हूँ ब्रेकफास्ट में सिर्फ, तो अगर आप फल खाते हैं मेरी तरह तो पहले से ला के रख सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। अगर आपको कोई सॉलिड चीज़ पसंद है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट चाहो तो घर पे ही मैनेज करो। केटली मेरे पास हमेशा होती थी मेंस के लिए, केटली में आप चाय, ग्रीन टी वगैरह के लिए आप कर लीजिए, ताकि आप इंडिपेंडेंट रहें, आपको बाहरी दुनिया से मतलब ना रहे। बाहरी दुनिया से मतलब रहेगा तो एक डिस्ट्रैक्शन होगा, एक विचलन होगा जो नहीं करना है। बहुत प्रैक्टिकल है, आपको अगर मजाक लग रहा है ना तो आप चले जाओ छोड़ के सेशन, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी बात है, इतनी छोटी छोटी बात मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, है ना, बहुत छोटी छोटी बात, किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो केटली ले लो, अगर नहीं है तो आज ही ले लो, 600-700 रुपये में आ जाएगी, 1000 रुपये में आ जाएगी। 10-20 कप ले लेना डिस्पोजेबल, एक डिब्बा ग्रीन टी ले लेना, जो भी आपके जिस तरीके की ब्लैक टी, ग्रीन टी, जो भी चाय पीना है। चीनी अगर डालना चाहते हो तो क्यूब ले लेना उसके लिए। सुबह खुद ही चाय बनाओ, पाउडर अगर तुमको नहीं, दूध के बगैर रहा नहीं जाता है तो फिर आप कॉफ़ी मेरी तरह ले सकते हो, लेकिन चाय घर पे ही बनाओ, ब्रेकफास्ट घर पे ही करो मॉर्निंग में। और सेंटर पहले ही देख के आ जाना कितना डिस्टेंस है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में सेंटर और आपके रहने की दूरी आधे घंटे से 40-50 मिनट से ज़्यादा का हो। ठीक है, जैसे नॉर्थ मुंबई, ठीक, दिल्ली में मेरा सेंटर पड़ता था मोस्टली, और एक बार मैंने भोपाल में भी दिया है। यूपी का मैंने गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ दिया है। तो मेरे हिसाब से हाँ, सेंटर के नज़दीक रहो, और अगर थोड़ा दूर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30-40 मिनट होता है, उसी हिसाब से मार्जिन लेके चलना। अब हर पेपर के पहले जब ब्रेकफास्ट आपका हो गया, आप घर से निकले, मैं एक सलाह देता हूँ। अगर आप अब तो दिल्ली तो होगा नहीं सेंटर, तो मेट्रो की बात ही नहीं है। अगर आप लखनऊ में हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, या आप कहीं पे हैं, तो ऑटो आप रिजर्व कर लीजिए। पैसा बिल्कुल भी पैसे से प्रेम मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब मेरा गाजियाबाद सेंटर पड़ा था तो मैं गाजियाबाद मेट्रो के नीचे रहता था गेस्ट हाउस में, और वहाँ से मेरा जो सेंटर था वो 25 किलोमीटर दूर था। तो बाय द वे पहले दिन तो ऑटो से जो भी ओला था बुक करके गया था, अगले दिन वहीं एक थे, मिल गए थे, एटीसी में काम करते थे, उनके साथ जाता था। तो अगर आपके पास कार है, पूल कर सकते हैं, ओला कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। अगर लंबी दूरी है तो हेडफोन लगाइए, जीएस के वीडियो जो हैं 1.5-2 घंटे के 1.5 में लगाइए, 1-1.5 घंटे का वीडियो कवर हो जाएगा। वहाँ पहुँच के 10 मिनट सुन लेने का, एक पूरा पेपर आपका रिवाइज हो जाएगा। या आपने कोई डेटा फैक्ट अगर देखा है, कंपाइल करके रखा है कुछ, तो आप उसको कीजिए। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। पेपर के पहले पूरा पेपर रिवाइज करके जाना है, ये आपको फीलिंग आनी चाहिए, ठीक। तो ब्रेकफास्ट के बाद आपने ये काम किया। अब आप ब्रेकफास्ट के बाद जब वहाँ पे एग्जाम हॉल में पहुँचे, आपको हाय कैसे हो, अरे अरे तुम हो क्या, मैंने तो वहाँ देखा था तुमको क्लास में, नहीं, ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई सुंदर दिख जाए तो उसको बाद में देख लेना, एग्जाम के लास्ट डे आप उससे टेलीग्राम आईडी एक्सचेंज कर लेना, लेकिन उस दिन नहीं करना है, ठीक। मुझे अपना याद आता है कि बारिश बहुत होती थी, छाता लेके आता था, सबसे पहले आता था, कोने में जाके बैठा रहता था, मच्छर काटते रहते थे, बट अपना काम करता रहता था। मैं भोपाल की बात बता रहा हूँ। आपको नहीं करना है किसी से बात, बिल्कुल नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अतिरिक्त परिचय नहीं क्रिएट करना है, अपरिचय में रहो। दिक्कत हो तो मास्क लगा के जाओ, ठीक है, अगर पहचाने जाने का डर है तो, सेलिब्रिटी टाइप के हो तो एग्जाम हॉल में जाना है अपने साथ में। अभी वो चेकलिस्ट आपको ब्लॉग के माध्यम से सेपरेटली अवेलेबल कर दूंगा, ऑलरेडी बहुत लोगों ने अवेलेबल करा दिया होगा, बट आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें आपके पास पानी हो, बट मैं सलाह दूंगा, मेरी अपनी जो इतने मेंस का अनुभव रहा है कि पानी जो है ना, एग्जाम के 2 घंटे पहले बहुत पीना है, ग्लूकोन डी वगैरह डाल करके। क्यों? क्योंकि ब्लैडर फुल हो जाएगा 1 घंटे में, आप बाद में सूसू जा सकते हैं, और उसके बाद में एग्जाम में जब आप पहुंचेंगे तो आपका ब्लैडर खाली रहेगा, लेकिन आप डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। मतलब ब्लैडर खाली रहेगा बट आप डिहाइड्रेटेड नहीं रहेंगे। अगर आप एग्जाम के टाइम पे या बीच बीच में पानी पिएंगे तो डर इस बात का है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है, और वो समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एग्जाम के 2 घंटे पहले खूब पानी पीजिए, ग्लूकोन डी वगैरह डालिए, एनर्जाइज होइए और हाइड्रेटेड रहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कम पानी पीजिए। बदले में आप चॉकलेट खा सकते हैं, डॉक्टर चॉकलेट मैं सजेस्ट करूँगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाते रहो, क्योंकि ब्रेन जो है वो 1 घंटे बाद एग्जॉस्ट होने लगता है। 3 घंटे आपको लिखना है तो आप
कोशिश कीजिए कि बीच बीच में थोड़ा 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 खाते रहिए, और ऐसा कर सकते हैं आप। जो भी रेड बुल वगैरह अगर आप ले जाना चाहें तो आधा बॉटल पी लिया, फिर थोड़ा आधा बॉटल पी लिया, वैसा भी कर सकते हैं। कैफीन शरीर को चाहिए, ब्रेन को चाहिए। अब अभी बताऊंगा हर पेपर के लिए क्या है, लेकिन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से खुद को तरोताज़ा ताज़ा रखना है। ये हो गया। अब एग्जाम हॉल में आप बैठ गए। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो आपको किसकी ड्यूटी लगी है नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है, डिजिटल वॉच लेके जाना नहीं है। किसी भी कांस्टेबल से, किसी भी एसआई से, किसी भी परीक्षक से, निरीक्षक से आपको कोई आर्गूमेंट करना नहीं है। किसी भी तरह का आर्गूमेंट होना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। पहले से ही सिंपल एनालॉग वॉच लेके जाना है। अगर वो उसके लिए भी मना करता है, एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, यूपी का ही मेंस था, बदमाशी सारी उधर ही हो रही है, यूपीएससी में इतनी बदमाशी होती नहीं है। उसमें उसने मुझे नॉर्मल एनालॉग वॉच भी लगाने नहीं दिया। ये गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ या लखनऊ की मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसने नहीं लगाने दिया और अंत में मुझे उसको उतार देना पड़ा। मैंने उसके साथ कोई आर्गूमेंट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे दीवार घड़ी लगी रहती है। ठीक, बिल्कुल वो इंश्योर करते हैं जो आयोग वाले हैं, दीवार घड़ी रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, फोमो मत फैलाओ, लेकिन कोशिश करना कि विनम्रता से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, झगड़ा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक, तो ये घड़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, पानी हो गया। एग्जाम हॉल में थोड़ा जल्दी चले जाना, थोड़ा पहले चले जाना, फॉर्मेलिटीज फिल कर देना, कोई गलती मत करना। अटेस्टेशन के लिए सारे दंगे बवाल मच चुके हैं, अब क्लियर हो गया है, अभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो सब करने के बाद सरकारी कॉलेज जो होता है, जैसे आयोग है, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का लोक सेवा आयोग जिसमें मैंने मेंस दिया, मुझे अंत में उठ करके जो उसकी चीफ वो थी, एग्जामिनर थी, जो ऊंचे चबूतरे पे बैठती है, उसको डांटना पड़ा प्रयाग में, लिटरली डांटना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर करता नहीं था। स्टेट सर्विसेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, तो मैं बड़े फोमो फ्री था, है ना, कि भाई ठीक है, आई एम परफॉर्मिंग इन यूपीएससी बेटर, तो छोड़ दो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उसको डांटा ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो हर 5-10 मिनट में माइक पे चिल्लाती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी अपने टीचर्स को। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और समोसा, बीच में समोसा आ रहा है, बीच में चाय की पार्टी उनकी चल रही, वो सब चलता रहेगा, और ये बहुत बेशर्मी की बात है, आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अंत में उठ करके उसके चबूतरे के पास गया और मैंने उसको बताया कि देखो ऐसा है, मैंने उसको अपना परिचय भी दिया। मैंने उसको बताया कि देखो, आप जो कर रही है ना, ये ट्रेनिंग आपको पहले ले लेना चाहिए था। अभी बीच बीच में जो आप करें, न्यूसेंस इससे क्रिएट हो रहा है, इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मत कीजिए। बच्चे बेचारे लिख रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आगे कीजिए मत, आप कंप्लेन करूंगा आपकी। तो उसको डांटा, उसको समझा, उसने माइक बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो कोई जो थोड़ा लीडर टाइप का बंदा है, जिसको लगता है यार ठीक है, होगा तो होगा, देख लेंगे, जिसको तनाव ना है, वो जाकर के डांट सकता है, ऑब्जेक्शन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोशिश करना इस तरीके की स्थिति में सहज रहना, शांत रहना, इससे घबराना मत कि हर 5 मिनट में अनाउंस हो रहा है तो क्या करूं। क्योंकि आयोग में जिनका सेंटर, उनको तकलीफ होने वाली है, वो मछली मार्केट रहता है, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्टर्बेंस। आयोग में सेंटर ना पड़े, लेकिन उसके लिए फोमो नहीं, क्योंकि ये स्थिति आपको वहां देखने को मिलेगी। आप जब वहां जाओगे तो ऐसे, अरे कहाँ फंस गए, अगर पहला बार मेंस होगा और आयोग में सेंटर पड़ गया ना, तो आपको अरे क्या, बहुत फालतू। लेकिन उससे घबराना नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है, बहुत शानदार होता है, सुंदर लोग परीक्षक रहते हैं, सब 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 अच्छा होता है, कोई समस्या नहीं होती वहाँ पे। ठीक, तो वो दिक्कत नहीं। ठीक, अब एग्जाम हॉल में आपने लिखना शुरू किया, तो जब लिखना शुरू करना है, मेरी बात गांठ बांध के रख लेना, मेरा चेहरा चाहो तो सामने बिल्कुल लगा के रखना। पेपर मिलते ही मुंह उठा के लिखना नहीं शुरू कर देना है, पेन उठा के लिखना नहीं शुरू कर देना है। पेपर मिला है, पहले से ही तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर तुम 1 से लेकर के 5 तक, 6 तक पहले लिखना चाहते हो तो पहले उसको लिखो। अगर तुम 11 से लेकर के 20 तक लिखना चाहते हो तो पहले उसके लिखो। आदर्श स्थिति में मेरी समझ है, आप लिखो कहीं से भी, एग्जामिनर पढ़ेगा पहले सवाल से, और जब पहले सवाल से पढ़ेगा तो 1 से लेकर के 5 तक पहले लिख लो, क्योंकि उसको लगेगा यस तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, तो उसका इंप्रेशन पड़ता है जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन। तो पहले उसको प्रभावित कर दो, 1 से लेकर के 5 तक लिख लो, फिर 11 से 20 लिख लो, और फिर 6 से लेकर के 10 तक लिख लो। ठीक, ये करना है। दूसरा क्या करना है, हर प्रश्न पर मतलब हर प्रश्न पर, ये तुम्हारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हर प्रश्न पर मिनिमम 15-20 सेकंड का ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, 30 सेकंड भी ले सकते हो। हर प्रश्न पे सोचना है, गोला मार देना है वहीं पेपर पे ही कि कौन सा डायमेंशन। पेपर पे क्या, मैं तो QCAB में ही मतलब गोला नहीं मारता था, अंडरलाइन करता था। कुछ लोगों ने कहा रे ये तो बैड प्रैक्टिस समझी जाती है, बैड प्रैक्टिस समझी जाती होगी, मैंने तो किया है, अब देख लो आप। QCAB में ही जो क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन कर देना कि पहला मतलब
जो डायमेंशन है, मैंने आपको बताया ना 8 मार्कर में 2 डायमेंशन होते हैं, 12 मार्कर में मैक्सिमम 3 डायमेंशन होते हैं। तो जो डायमेंशन है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन का फ़ायदा क्या होगा कि आप बार-बार रिविज़िट कर पाओगे उस क्वेश्चन की डिमांड को। क्वेश्चन की कोर डिमांड पे ही नंबर मिलता है। 6 महीने बीत गए हैं पढ़ाते-पढ़ाते तुमको मेंस, और अगर अब अभी बदमाशी करके आओगे तो फिर ठीक नहीं होगा, डाँट पड़ेगी। करने का नहीं है गलती। जो तुमको आता है वो लिख के नहीं आना है, जो पूछा है वो लिख के आओ। कम अच्छा लिखोगे तो भी नंबर ज़्यादा मिलेगा, जो तुमको पता है वो लिख के आओगे तो बहुत अच्छा लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, जो भी जितने भी डायमेंशन हैं उनको अंडरलाइन करके आना। कमज़ोर लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत तुर्रम खां बर्बाद हो जाते हैं। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना है, कोर डिमांड पे ही फोकस करना है, मैप वैप के चक्कर में ज़्यादा पढ़ने का नहीं, जीएस उनको छोड़ करके। फोमो सामने वाला बहुत शानदार मैप भाड़ में जाए, सिलेक्शन नहीं होता ऐसे लोगों का, ठीक है ना। वो जमाना गया, वो पता नहीं कौन से लोग बताते हैं कि मैप से बहुत नंबर मिलता है। ये ABCD 4A 4B 4CD भाड़ में जाए, कुछ नहीं होता उनसे। आपको करना क्या है, कोर डिमांड समझना है। और थोड़ा मैं तल्ख भाषा में बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमको 6 महीने से वही बता रहा हूँ, और गलती करके आओगे तो फिर आज ये स्पेशल सेशन इसीलिए। गलती नहीं करनी है। कोर डिमांड मतलब कोर डिमांड, 2 डायमेंशन है उनको अंडरलाइन करने का, 3 डायमेंशन है उसको अंडरलाइन करने का, 30 सेकंड की ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, 20 सेकंड 15 सेकंड जैसे आपको लगता है। दूसरा बात, ये तो जनरल बता रहा हूँ, बाद में अलग अलग पेपर के बारे में बताऊंगा अभी। दूसरा, मान लो 20 सवाल है, 20 सवाल में आपको 7 8 10 सवाल भयंकर आते हैं, क्या शानदार आते हैं। जैसे जैसे आप गुजरते जाओगे वैसे वैसे समझता जाएगा। उन सवालों को आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से मतलब अच्छे से। अगर 7 मिनट में सवाल लिखना है एक और वो बहुत अच्छा आता है तो 8 मिनट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कम अच्छे आते हैं कि नहीं यार एवरेज आता है, उनको 7 के बजाय 6.5 मिनट में 6 मिनट में लिखो। और जो बिल्कुल नहीं आते हैं ना, डब्बा है, 2-3 सवाल ऐसे होंगे जिनमें हवा नहीं लगेगी आपको। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने मान लो कोलतार की पॉलिसी पूछ लिया, हालांकि ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं, मान लो पूछ लिया उसने, आपको कुछ नहीं आता। जैसे उसने साइबरडोम पूछा था, कुछ नहीं आता, फिर क्या करोगे? फिर उनको सबसे अंत में लिखो और उनको कहो भाई तुम्हारा सम्मान रख रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए इतना बहुत है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसमें आप छक्का मारोगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो एवरेज आता है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जो बिल्कुल नहीं आता उसमें कम समय दोगे, आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, आपका पेपर नहीं छूटेगा, आपको फोमो नहीं क्रिएट होगा कि पैनिक क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जब किसी का पेपर छूटता है ना तो उसका नुकसान क्या होता है, एक तो क्वेश्चन छूट गया, उसका नंबर नहीं मिला, फिर वो क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में उसके कई क्वेश्चन कंप्रोमाइज हो जाते हैं, आंसर कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो वो भी नुकसान नहीं होगा, नहीं तो फिर उसमें और नंबर खराब मिलेगा। तो ये हो गया ड्यूरिंग द पेपर इन जनरल। अब ड्यूरिंग द गैप, एक पेपर हो गया मान लो पहले दिन का, मॉर्निंग सेशन हो गया 3 घंटे का, यही है ना। स्क्रीन शो करता हूँ, अलाउ मी अ मिनट। क्या बोलूँ, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लग रहा है जैसे बुजुर्ग हो गया हूँ, उपदेश देने की स्थिति में आ गया हूँ। मतलब 2-3 जनरेशन बड़ा हो गया हूँ, बड़ा अजीब लगता है, क्या करूँ। बट देख भैया, पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो दिखाई दे रहा है स्क्रीन, दोस्तों का दिख रहा है, ठीक है। अब पहला पेपर मान लो हिंदी का हो गया, ठीक है, दिख रहा है मित्रों, पहला पेपर हो गया हिंदी का। अब कब है, 9 से 12, ठीक है। कोई तो बोल भाई, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, 9 से 12 मान लो हो गया, 9 से 12 हो गया। अब तुम्हारे पास कितना समय, ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई ये रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 बजे से 1:45 के बीच है, यानी 1 बजे शुरू हो जाएगा, 1:45 तक रहेगा। उसके बाद किसी को एंट्री मिलेगी नहीं, 2:30 बजे से एग्जाम। आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, 12 बजे तुम्हारा पेपर खत्म हुआ, तुम कहीं 12:15 पे बाहर आ पाओगे या 12:10 पे बाहर आ पाओगे, डिपेंड अपॉन कॉलेज। तो 12:15 मान लेता हूँ मैक्सिमम टाइम। करोगे क्या, तुम्हारे पास 2 स्थिति होगी, ध्यान से सुनो इसको, ब्लैंक पेपर नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे पास 2 स्थिति होगी। पहली स्थिति कि तुम्हारा जहाँ सेंटर पड़ा है उसके आसपास कुछ बहुत बेहतर रेस्तरां होंगे, बहुत बेटर रेस्तरां होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रकृति की गोद हो सकती है, अभी बारिश है तो दिक्कत है। तो पहली स्थिति में क्या करना है, बेटर रेस्तरां है तो जैसे एक आज मैं एक इमेज भी शेयर करने वाला हूँ कि मैं जिस जगह बैठता था, एक कैफ़े था, भोपाल की बात बता रहा हूँ, मुझे उसकी स्मृति ज़्यादा है कि वो उस इलाके का सबसे बेहतरीन रेस्तरां था, ठीक। और मैं वहाँ पे जाता था, वहीं भाग के, मतलब दूर था वो, ऑटो करके जाता था, 5 मिनट में पहुँच जाता था और पूरा ब्रेक टाइम रिवाइज करता था, कोई किसी से बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं आपको सलाह देता हूँ, बेटर रेस्तरां पहले ही देख लो आसपास जाने का, और
वहाँ पे हल्का फुल्का एक कॉफ़ी जिसमें कैफीन है, दही या बेज रायता, एक प्लेट खिचड़ी या आधा प्लेट खिचड़ी, जो भी खाना है, जैसे मैं ये मेरा फेवरेट था। आप चाहो तो राइस बाउल खा सकते हो, राजमा राइस खा सकते हो, चपाती एक और सब्जी खा सकते हो, बट कुछ भी करके अपनी जितनी भूख है उसका 1/3 ही खाना, इससे ज़्यादा मत खाना, ठीक। और जब तुम खा रहे हो, जब तुम ऑर्डर दे रहे हो, उन सभी स्थितियों में तुम पढ़ते रहना। कौन सा? सेकंड पेपर। पहला पेपर बिल्कुल भूल जाने का, एक्स की तरह उसकी स्मृतियाँ बिसार देने का, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। तो ये पूरा ब्रेक का टाइम तुमको यूटिलाइज करना है, अगर बेटर इस तरह है। अगर बेटर इस तरह नहीं है, जैसे मेरा कि दिल्ली मेरे साथ हुआ था, वो दिल्ली में ऐसा एरिया था कि बस वहाँ पे कुछ नहीं था, दूर दूर तक कुछ पेड़ थे, बस ऐसे ही थे। तो मैं क्या करता था कि भाई गया, केला वेला लिया, कहीं बिक रहा है, या चाट वाट खाया कुछ, और उसके बाद कुछ नहीं, केला खा करके थोड़ी एनर्जी आ गई, पानी वानी पीता रहा, चाय मिल गया आसपास तो पीता रहा, किसी पेड़ की छाँव में चुपचाप बैठ गया। हाथ बहुत, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्प्रे आता है जेल ओमनी का, वो हमेशा साथ में रखने का। हाथ पूरा सूजन आ जाता है, बहुत प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद भी छाले पड़ जाते हैं, तो मैं अपने हाथों पे बहुत स्प्रे करता था और दूसरों को भी देता था, बहुत ज़्यादा। बहुत काम की चीज़ है स्प्रे करने का, स्प्रे करते रहने का, दर्द ना हो हाथ, किसी पेड़ की छाँव में बैठ करके, और रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना। रिवाइज कब तक करना है ध्यान दो, ज़्यादा दूर नहीं निकलना है, 5 से 10 मिनट की दूरी पे निकलना है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दूर नहीं निकलना है। तो रिवाइज मान लो 12 बजे, सवा 12 बजे छूटे, 1 बजे एंट्री टाइम है, 1 बजे ज़रूरत नहीं आने की, 1:45 पे भी नहीं आना है, कहीं 1:25 पे आ सकते हो आप, बीच में मध्यम मार्ग। तो सवा 12 से सवा 1 आपके पास 1 घंटे हैं, 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही होगा आपके पास, ठीक है। तो 1 से सवा घंटे हैं, मैं मान लो मिनिमम 1 घंटे हैं। इस 1 घंटे में वीडियो है, नोट्स है, या बुकलेट है, कुछ भी है, आपने जो भी मार्क करके रखा है, पूरा 1 घंटे में रिवाइज कर जाने का, डिपेंड अपॉन पेपर, पूरा 1 घंटे में खत्म कर देने का। फोमो खत्म हो जाएगा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। अब ये हो गया बीच के पेपर का समय। अब आता है भाई मेरे, तो ये सभी पेपर में यही करना है जो मैंने आपको बोला। अब आता है जब पेपर हो गया दोनों, जब दोनों पेपर हो गए उस समय क्या करना है। अब दोनों पेपर हो गए, कितने बजे दूसरा पेपर खत्म हुआ? दूसरा पेपर खत्म हो रहा है 5:30 बजे, 5:30 बजे खत्म हुआ, 5:45 तक आप कहीं निकले, और 5:45 से निकल करके आप 6 बजे कहीं घर पहुंचेंगे, 6 सवा 6 बजे घर पहुंचेंगे। रास्ते में आपको 10-5 मिनट बात करनी है, बात कर लो। मैं जनरली क्या करता था, रास्ते में घर पे बात कर लेता था, रास्ते में, ठीक। अच्छा होटल, अच्छा गेस्ट हाउस, अच्छा रूम, जो भी आपने किया है वहाँ पहुँचिए अच्छे से, अच्छा खाइए, ठीक ठाक खाइए, भरपेट खाइए, एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, तबीयत ना खराब हो, फूड पॉइजनिंग ना हो, इसका ध्यान रखो। एक छोटा सा नैप मारिए 15-20 मिनट का, अगर आपके भीतर इतना संयम है तो। 2 मिनट में मुझे नींद आ जाती है तो मैं नैप मारता था 15-20 मिनट का। अगर आपको 2 घंटे में नींद आती है तो आप मत मारिए नैप, ठीक। दोनों चुन सकते हो आप। थोड़ा सा नैप मारिए, 6:30 बज जाएंगे, एक अच्छी चाय पीजिए, 7 बज जाएंगे। 1-1 मिनट का आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा आप कर सकते हो आइडली, अगर आपने नहीं सोचा है तो। 1-1 मिनट की प्लानिंग बहुत जरूरी है मिलिट्री ऑपरेशंस में, एक बात की प्लानिंग होती है। युद्ध जीतना है ना अंत में, तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, माइक्रो प्लानिंग। कभी इस तरीके से आपको नहीं बोला, बट आज बोल रहा हूँ, करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। 7 बजे बैठ जाइए, 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक आइडियली। क्यों 12 बजे तक? क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग में वो 7:30 बजे, तो 12 बजे तक आप पढ़िए। बीच में 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का समय ब्रेक लीजिए, खाना खाइए कुछ, या अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं 5 मिनट की दूरी पे, तो हेडफोन लगाइए, सुनते रहिए मेरी आवाज़ या किसी और की आवाज़, सुनते रहिए, और वहाँ पहुँच करके आप खाना खाइए, वहाँ भी पढ़ते रहिए और वापस आ जाइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन योर लोकेशन, ठीक। अब वो यूपी के शहर कोई शिमला और मसूरी तो है नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी। तो आप 12 बजे तक पढ़िए, 12 बजे सोने की कोशिश कीजिए। कैसे सोने की कोशिश कीजिए? अगर नींद आपको नहीं आ रही है तो उसको वेस्ट मत कीजिए, कुछ लगा लीजिए, सुनते रहिए, 12:30 तक नींद आएगी, 1 तक नींद आएगी। नींद नहीं भी आ रही है, फोमो मत क्रिएट कीजिए। मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको नींद नहीं आती, नींद की समस्या बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 2-3 घंटे ही सोए हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने तो सोया ही नहीं रात भर, और उसके बावजूद भी सेलेक्ट हुआ, ठीक। तो नहीं भी नींद आ रही है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर को पर्याप्त आराम मिला हुआ है। आप लेटे रहेंगे तो भी पर्याप्त आराम मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए आइडियली 1 बजे तक सो जाइए, क्योंकि 12 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे, कहीं 12:15 आप बेड पे जाएंगे, 12:30 तक कहीं नींद आना शुरू होगा, 1 बजे तक सो जाइए। 1 से लेकर के 7 तक आप सोइए, अलार्म लगा लीजिए,
मैं उठ नहीं पाता था, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो मैंने रिसेप्शन पे भी बोल के रखा था, घर पे भी बोल के रखा था, एक दोस्त को भी बोल के रखा था कि भैया मुझे जगा देना। तो इंटरकॉम पे भी फ़ोन आता था, मोबाइल पे भी फ़ोन आता था, ठीक है? तो अगर आप मेरी तरह के व्यक्ति हैं जो उठ नहीं पाते, तो आप किसी को बोल सकते हो कि वो जगा दे आपको, ठीक? ताकि पेपर आपका ना छूटे, बारिश-वारिश होती रहती है। 7 बजे तक आप उठ जाइए। जैसे ही उठिए कान में हेडफ़ोन या जो भी वो आता है छोटा वाला माइक्रोफ़ोन जो भी है, वो सब लगा लीजिए और आप स्टार्ट कर दीजिए अपना रिवीजन। एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। उठे सिर्फ़ नहाते वक़्त आपको हटाना है वो। तो 7:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है तो 6:30 बजे उठिए, माफ़ करना 7:30 बजे रिपोर्टिंग है, तो 6:30 बजे उठिए, 15 मिनट में तैयार हो सकते हैं, 15-20 मिनट। अगर आपको लगता है नहीं आप बहुत जो है देर में तैयार होते हैं, तो आप 6 बजे उठ जाइए, 6:30 तक तैयार होइए, 7 बजे तक सेंटर पहुँच जाइए। लेकिन आदर्श स्थिति में अगर 5-10 मिनट की दूरी पे हैं, तो 6:30 तक उठिए, 7 बजे तक तैयार हो जाइए, 7:15 7:30 तक सेंटर जाइए और उसके बाद में आप एंट्री ले लीजिए, ठीक? ये सवेरे की रूटीन होगी। ऐसा आपको हर पेपर के दौरान करना है कि अभी बताऊँगा कि कौन-सा पेपर किस दिन पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ। लेकिन ब्रेक में 1 घंटे आपको पढ़ना है जो अगला पेपर है। उसके बाद आइए, उसके बाद आकर के कौन-सा पेपर पढ़ना है इस पे 1 मिनट बात कर लेता हूँ। जब आप घर आ गए तो कौन-सा पेपर पढ़ना है? देखिए, अब आप घर आ गए, प्रैक्टिकली समझो। एस्से आपने दिया, अभी बताऊँगा एस्से में क्या पढ़ना है बट फिर भी एस्से आपने दिया, उसके बाद में जीएस 1 दिया, माफ़ करना जनरल हिंदी दिया और एस्से दिया। अब एस्से देने के बाद में आप घर आ गए, तो जो 7 से 12 है, जो 7 से 12 का टाइम है, इस 5 घंटे में क्या पढ़ोगे? क्योंकि अगले दिन जीएस 1 जीएस 2 है आपका बैक टू बैक। तो क्या पढ़ोगे मेरे भाई? सबसे पहले 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये 2 घंटे पढ़ना है जीएस 2। क्या पढ़ना है? जीएस 2। और पढ़ना है मतलब पढ़ना है जीएस 2। फिर 9:30 से या 9 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना है जीएस 1। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जीएस 1 के लिए 3 घंटे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, 3 आवर्स प्लस मॉर्निंग में जब आप 6 साढ़े 6 बजे या 5 साढ़े 5 बजे जो भी आपका टाइम है उठेंगे, 1 घंटे मिनिमम आप फिर भी पढ़ेंगे, मिनिमम 1 घंटे पढ़ेंगे। तो 4 घंटे मिल रहा है किसके लिए? जीएस 1 के लिए। और जीएस 2 के लिए 7 से 9 2 घंटे यहाँ पढ़ा था और ब्रेक में 12:15 से 1:15 1 घंटे ये मिल रहा है। तो 3 घंटे जीएस 2 के लिए मिल रहा है। तो जीएस 2 के लिए भी 3 घंटे और जीएस 1 के लिए भी 3 से 4 घंटे। तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी कि 7 से 9 तक आप पढ़ेंगे जीएस 2 यानी कि जो शाम का पेपर है और उसके बाद में 2 ढाई घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे आप जीएस 1 जो मॉर्निंग का पेपर है, ब्रेक में आप पढ़ेंगे इवनिंग के लिए तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन 1 तारीख को यानी 30 तारीख को जब आप दे करके आएँगे, तो 30 तारीख को दे के आएँगे तो 9 से 12 सॉरी 7 से 9 आप पढ़ेंगे जीएस 4 और उसके बाद में 9 से 12 पढ़ेंगे जीएस 3। मॉर्निंग में पढ़ेंगे 1 घंटे जीएस 3, ब्रेक में पढ़ेंगे 1 घंटे जीएस 4। ऐसे ही जब आप 1 तारीख को दे के आएँगे, 7 से 9 पढ़ेंगे आप जीएस 6 और 9 से 12 पढ़ेंगे आप जीएस 5। अगले दिन मॉर्निंग में 1 घंटे आप पढ़ेंगे जीएस 5, ब्रेक में आप 1 घंटे पढ़ेंगे जीएस 6। ये एक आइडियल स्थिति है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी तो सुविधा के हिसाब से आप बदलाव ला ही सकते हैं। तो ये हो गया अलग-अलग पेपर का रिवीजन कैसे करना है। इससे निपट आए हम लोग। आफ्टर पेपर, आफ्टर ईच पेपर एंड डे ब्रेकफास्ट, स्लीपिंग साइकिल। स्लीप में 5 घंटे भी पर्याप्त हैं, 5-6 घंटे पर्याप्त हैं, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? आप नैप मार सकते हैं थोड़ा-थोड़ा। अब ये हो गया। अलग-अलग पेपर के लिए 2 शब्द में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि भाई एस्से के लिए क्या करना है? निबंध के लिए क्या है कि जो लोग पीडीएफ अभी एक बच्चे का मैसेज आया कि पहला आपने महाकुंभ का निबंध बड़ा अच्छा लिखा। वो महाकुंभ का निबंध मैंने 30-40 मिनट में टाइप किया है। इसका मतलब ये है कि मेरा नेचुरल है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे भीतर जो था वो निकल करके आया है। इसका मतलब है कोई भी आपको कितना भी पीडीएफ दे दे, आपका जो नेचुरल है निकल करके आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 निबंध और लिख करके दे दूँ 30-40 मिनट लगा करके। कहना क्या चाह रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, आपको समझाने के लिए जब से ये शुरू हुआ है एडमैत्रे 1 साल पहले, तब से निबंध पढ़ाता ही रहा हूँ। जब भी मौका मिलता है निबंध पढ़ा देता हूँ। मुझे भी मज़ा आता है और मैं जानता हूँ निबंध लंबा वक्त लगता है। जिसने मुझे फॉलो किया होगा 15-20 निबंध अब तक उसके हर टॉपिक पे तैयार हो गए होंगे और निबंध कोई अलग से नहीं आता। आपको जब मैंने जीएस पढ़ाया है तो निबंध के कितने टॉपिक्स उसमें आ गए होंगे, कितनी बातें की होंगी हमने। तो सब आपको आता है। आपने कहा था कुछ वैल्यू एडिशन दे दो, वैल्यू एडिशन ज़्यादा आपने देखा महाकुंभ के निबंध में मैंने कोई कविता कहानी यूज़ किया क्या? कोई भी कविता कहानी यूज़ किया, कोई भी मैथोलॉजी यूज़ किया, सिर्फ आर्गुमेंट डेवलप किया। आर्गुमेंट इज द किंग। तो फिर भी मिनिमम कविता से, मिनिमम कोट से आप कैसे कर सकते हैं, फिर भी एक लिस्ट दे दिया है।
2-4 श्लोक देख लो, 2-4 लाइन देख लो, उतना काफ़ी है। ज़रूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, वो भी ज़रूरत नहीं, फिर भी आपने कहा तो दे दिया। तो ऐसे के लिए क्या है, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें एक्चुअली, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस और क्या है, एग्जीक्यूशन, जिसे मैं कहता हूँ लैंग्वेज, भाषा शैली, जिसमें बहुत चीज़ें आती। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहेगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा कि भाई जब इमीडिएटली आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, जैसे आपको निबंध 3 मिले, अब 3 कौन से निबंध पिक कर रहे हैं, 3 अलग-अलग सेक्शन में, ABC सेक्शन में कौन से निबंध पिक करने हैं, वो आपको पहले से ही तय कर लेना है। कौन सा निबंध पिक करना है, अगर 3 घंटे आपके पास हैं, मैं सलाह दे रहा हूँ, अगले 5 मिनट तक, 5-6 मिनट तक आप ये दिमाग में डालिए कि कौन से 3 आपको लिखने हैं। 5 से 6 मिनट दीजिए ये तय करने में कि मैं 10 मिनट यूपीएससी में देता था सोचने के लिए, मैं कई बार तो इंट्रो भी लिख लेता था मन में कि भाई कौन सा निबंध मुझे लिखना है, क्योंकि कौन सा निबंध लिखना है ये तय कर देगा कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। वो निबंध ज़्यादा चयन कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा आता है। ज़्यादा आता है ये आधार पहले होना चाहिए, फिर निबंध कितना अनप्रेसिडेंटेड है, कितना कठिन है, बाकियों को नंबर नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा मिल सकता है, आपकी स्ट्रेंथ भाषा शैली है, आपकी स्ट्रेंथ फिलोसॉफिकल है, आप में बहुत ताकत है निबंध लेखन की, वो दूसरा आधार होना चाहिए। पहला आधार होना चाहिए किस निबंध के साथ आप जस्टिफाई कर पाएंगे, बजाय कि आप तुर्रम खां खुद को समझें। ठीक, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। किस लिए? निबंध का चुनाव करते वक्त। प्रेजेंस ऑफ माइंड किस लिए? जैसे ही निबंध आपने तय कर लिया, वैसे ही आप अगले 7 मिनट तक, 6 मिनट तक स्ट्रक्चरिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन दिमाग में सोचेंगे, इंट्रोडक्शन एक हिसाब से मेंटल राइटिंग भी करके देख लेंगे, या कहीं रफ में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे पेंसिल से। बहुत समय होता है मित्र, बहुत समय होता है। और 5-6 मिनट आप सोचेंगे इसमें कौन कौन से आर्गूमेंट बनेंगे और कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है। हर निबंध में आपको स्ट्रक्चरिंग करके बताया है। महाकुंभ पे आपको आउटलाइन लिख के बताया है कि भाई महाकुंभ मानवता की अमूर्त धरोहर है, जैसे मिला मैंने कैसे उसके लिए स्ट्रक्चरिंग बनाई, और जो भी स्ट्रक्चर बनाया है देखना आप, निबंध का प्रवाह उसी हिसाब से, निबंध का फ्लो उसी हिसाब से है, तो आप वैसा कर सकते हैं। आपके लिए एग्जाम्पल पर्याप्त। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस। कामनेस क्यों? 3 निबंध है, कुछ भी कर लो, बड़ा बेटा जो होगा उसको ज़्यादा दुलार मिलेगा, क्योंकि भाई जो भी संसाधन होंगे उस पर खर्च कर दिए जाएंगे, बाद में जिम्मेदारी भी उसकी बढ़ जाती है। जो बाद में बेटा पैदा होगा उसके लिए, या बेटी होगी, लेकिन उसके लिए संसाधन जितना बचेगा उसका उतना खर्च किया जाएगा। तो जो पहला और दूसरा निबंध है निश्चित तौर पे वो ज़्यादा बेहतर होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका तीसरे निबंध से नहीं पढ़ेगा, एग्जामिनर आपका पहला निबंध पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर तीसरा पढ़ेगा। तो मैं फिर से खबरदार कर रहा हूँ, मेरे यूपीएससी में निबंध में और यूपीपीसीएस में 1 ऑफ द हाईएस्ट ही आए, जबकि मैंने ब्लंडर किया, दूसरा निबंध बर्बाद हो गया, समय बहुत कम दिया उसको, उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पहला निबंध इतना शानदार था कि उसको पढ़ने के बाद में उसको समझ में आ गया होगा कि भाई इसको बहुत अच्छा आता है, बेचारा दूसरे में नहीं समझ रहा होगा, गड़बड़ा गया होगा, राइटिंग खराब होगी, जो भी होगा। पहले और दूसरे निबंध को आप पूरा न्याय कीजिए, पूरा जस्टिस कीजिए। तीसरे निबंध के साथ भी न्याय करना है, लेकिन उदाहरण के तौर पर आपके मान लो 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपके 5 मिनट 7 मिनट चले गए तय करने में, चुनाव करने में। हर निबंध के लिए 5-5 मिनट स्ट्रक्चरिंग में चले गए, 15-5-20 हो गया। अब आपके पास बचते हैं 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 60 दूनी 120 और 40 160, 3 निबंध लिखने, 160 मिनट। तो पहले निबंध को दीजिए, लिखने में बता रहा हूं मैं, पहले निबंध को दीजिए कुछ 60 मिनट, दूसरे निबंध को दीजिए 55 मिनट, और तीसरे निबंध को दीजिए 45 मिनट। स्ट्रक्चरिंग को छोड़ करेगा, स्ट्रक्चरिंग में तो 5 मिनट आप देंगे तो इफेक्टिवली 50 मिनट हो जाएगा। पहले निबंध को 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, दूसरे निबंध को 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, तीसरे निबंध को 5 मिनट कम दीजिए। ठीक है? क्यों? एक तो स्पीड आपकी फ्लो मेंटेन हो गई होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छा हो गया होगा, आप रम जाएंगे, तीसरे निबंध में 45 मिनट में आराम कर पाएंगे आप, 5 मिनट स्ट्रक्चरिंग प्लस 45 मिनट लिखना। तो ऐसे में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस और स्ट्रक्चरिंग वगैरह, एग्जीक्यूशन वगैरह, भाषा शैली। हाँ, एक बात मैंने एक बच्चे को सलाह दिया था, बहुत अच्छा उसने लिखा था, लेकिन उसने 10 पेज लिखा, और 10 पेज लिखा तो उसने बोल वचन करना शुरू कर दिया, टाइम कम पड़ गया। मैं कहता हूँ निबंध में आप अपनी स्पीड ना यूट्यूब की 0.7 पे कर लीजिए, 0.75 पे कर लीजिए। जितना धीमा आप लिखेंगे, निबंध का विचार, निबंध का फ्लो, निबंध की भाषा, उसका कसाव, आपके तर्क उतने ही सुंदर बन पाएंगे। बहुत तेजी के हड़बड़ 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 लिखो, कुछ नहीं होता। ठीक है? तो स्लो कर लीजिएगा, आप अपने आप को थोड़ा स्लो कर लीजिए 10%। ठीक, ये निबंध की स्ट्रेटजी है। जब आप एक पैरा खत्म कर रहे हैं और उसकी अंतिम लाइन लिख रहे हैं, अंतिम लाइन में ही आप अगले पैरा की पहली लाइन की पटकथा या उसका सूत्र या उसका संकेत डाल दीजिए। और आपको बार बार कहा है, कनेक्टिंग वर्ड्स अगर नहीं इस्तेमाल करोगे अगले पैरा में,
तो आपका फ्लो अच्छा नहीं होगा, फ्लो प्रवाह अच्छा नहीं होगा तो उसको संतुष्टि नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आएगी तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, फ्लो मेंटेन करना है, अंडरलाइन करना है आपको। अगर अंडरलाइन नहीं कर पाए हो तो जब निबंध खत्म होता है तो 2 मिनट अंडरलाइन कर दीजिए जो भी इंपॉर्टेंट लगता है। राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, निबंध के लिए बहुत फर्क पड़ता है और ये सब आप कीजिएगा। अभी भी आपको दुविधा है कि हिंदी अंग्रेजी में किसमें लिखें, तो कोई भी एक पेपर आप किसी भी एक भाषा में हिंदी अंग्रेजी उर्दू में लिख सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा अगर हिंदी अंग्रेजी आपकी बराबर की है तो हिंदी में लिखिए। ठीक, दैट्स इट। GS1 की स्ट्रेटजी। GS1 में आपको जितना पढ़ाया है 6 महीने में, जितनी बातें की है, 5 मिनट की सीरीज हो, बुकलेट हो, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट हो, लेक्चर हो, जो बताया है सो बताया है। लेकिन अंतिम 2 शब्द कि बेटर आर्गुमेंट और मैप, इन दोनों का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। सोसाइटी वाले प्रश्नों को आप अच्छे आर्गुमेंट और थोड़े से पैरा में लिख सकते हैं। इतिहास वाले प्रश्नों को आप डायमेंशन खोल करके और ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन को मैप बना करके 1 ही 2 सवाल आएंगे। GS2 में, GS2 के लिए 2 शब्द आपको। GS2 इतने सारे कंटेंट, इतने सारे लेक्चर मिले हैं, IR पे बहुत पढ़ाया है। आर्टिकल का खूब भर भर के यूज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के केस स्टडी का भर भर के यूज कीजिए। और आपको पता है आपके कंटेंट में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज आर्टिकल्स बहुत यूज किए गए हैं, उसके इमेजेस लगाए गए हैं, रिटेन कर पाएँ। अगर आपने उसको अंडरलाइन किया होगा तो अच्छा होगा, आपको बुकलेट भी मिला है। तो आर्टिकल का यूज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी का यूज कीजिए, ये आपके आंसर को ज़्यादा रिच बनाएंगे। गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसमें आपको केस स्टडी यूज करनी है और मैंने केस स्टडी बहुत सारे दिए हैं गवर्नेंस में, गवर्नेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। GS3 की बात फिर से कह रहा हूँ, GS3 ही नहीं, GS3 और GS6 सबसे पहले शुरू किया था, सबसे ज़्यादा दुलार और प्यार उसी में मिला, रिवाइज भी करवा दिया है। डेटा डेटा डेटा, धुआं धुआं कर दो डेटा से उसको। और जो ग्राफ आपको इकोनॉमिक सर्वे अलग अलग से दिया है वो ग्राफ का भी इस्तेमाल करो। कुछ नहीं आता है तो भी ग्राफ का इस्तेमाल करने का, कहीं कहीं वो पाई चार्ट हर जगह नहीं बनाने का, बहुत सड़ा हुआ हो गया, आउटडेटेड, आउटमोडेड, आउट फैशन्ड हो गया है। तो डेटा डेटा डेटा, GS3 और GS6 में डेटा की बरसात कर देना। अगर आप 2 डायमेंशन में 8 पॉइंट लिख रहे हैं तो 8 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट में आप डेटा और एग्जाम्पल दीजिए उसको। मैं 8 के 8 में नहीं कह रहा हूँ, दीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो दीजिए। आपको एग्जैक्ट नहीं आता है तो अराउंड करके, लगभग करके लिखिए। ठीक है, लिखिए। GS4 में आपको बहुत कुछ दिया है। डेफिनेशन की रेडीमेड बुकलेट दी है, एग्जाम्पल की रेडीमेड बुकलेट दी है, डायग्राम की रेडीमेड बुकलेट दी है, लेक्चर सारे किए हैं, सारे PYQ करवा दिया है, सारे थीम करवा दिया है, फ्रेश क्वेश्चन करवा दिया है। अब भी नहीं कर पाओ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर 2 शब्द कहूँ, वर्ड ऑफ विजडम, एग्जाम्पल जो आपको दिया है एग्जाम्पल डालिए, अच्छे एग्जाम्पल, आमस्टाम को मेरे को बिल्कुल मत लिखना। और ये अशोक खेमका को भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों को अवॉइड कर देना। तो एग्जाम्पल लिखना, अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। एथिक्स और एस्से में भाषा भाव से भी बड़ी है, तो भाव से भी बड़ी है भाषा, तो एग्जाम्पल का ख्याल रखना, लैंग्वेज का ख्याल रखना। डेफिनेशन में अतिरिक्त सतर्कता बरतना। और अगर एक ही टॉपिक पे 2 सवाल आ जाए, मान लो एटीट्यूड पे 2 सवाल पूछ ले, 3 सवाल पूछ ले, तो आप वहाँ पे ठहर जाइए, बदल करके थोड़ा डेफिनेशन लिखिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट, UP PCS में दिक्कत नहीं है टाइम मैनेजमेंट की, चूँकि UPSC में केस स्टडी बहुत बड़े होते हैं इसलिए दिक्कत होता है, बट फिर भी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना। ठीक, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा। GS5 के लिए, GS5 एक्चुअली हाइब्रिड है, ये मिक्सचर ऑफ ऑल है। जहाँ पे गवर्नेंस का टॉपिक होगा GS5 में, वहाँ तुम आर्टिकल कोट करना खूब सारा, विधान परिषद मान लो पूछ लिया, आर्टिकल खूब कोट करना। जहाँ पे GS3 और 6 से रिलेटेड टॉपिक होगा वहाँ पे आप डेटा डेटा कोट करना। जहाँ पे वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इस तरीके से कोई सवाल पूछ रहा है, वहाँ पे आप GS1 की स्ट्रेटजी फॉलो करना। तो GS5 इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया है किस तरीके से टैकल करना है GS5, और GS6 को GS3 के तरह टैकल करना है। रही बात हिंदी की, हिंदी में पहले भी कहा था कि हिंदी में हर कोई लेवल पे होता है, हर कोई वहीं विलोम रट रहा है, हर कोई वहीं PYQ रट रहा है। अंतर जो लाता है वो 3 चीज़ें लाते हैं। अंतर लाता है व्याख्या, प्रेसिस और मुहावरे, और ये आपका मुहावरे में स्पेशली वाक्य प्रयोग, और आपका पत्र। व्याख्या और प्रेसिस के लिए ऑलरेडी सेशन हो गया है। एक बात जो एक वीडियो में कही जा सकती है उसके लिए 10 वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं किसी के एजेंडे के हिसाब से नहीं चलता, मुझे लगता है कि डॉक्टर को उतनी दवा देनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है स्टूडेंट को। ठीक, तो उसी हिसाब से काम करता हूँ। अदरवाइज आपको क्या लगता है, आपको मैंने 80 लेक्चर ले लिए मेंस के लिए, तो क्या मैं 2-4 लेक्चर हिंदी पे और नहीं बना सकता था? नहीं बना सकता था। मुहावरे के लिए एक 10 मिनट का भी वीडियो बनाऊंगा, तैयार है सब कुछ माल, कि किस तरीके से वो वाक्य प्रयोग करने हैं। मुहावरे में अगर 10 मुहावरे आपके पास हैं तो 10 मुहावरे में, अभी एक वीडियो आएगा छोटा सा, 10 मुहावरे में 10 मुहावरे में 2-3 आप जो भी उससे रिलेवेंट होगा समाज से,
2-3 पर्सनल लाइफ से या एक पर्सनल लाइफ से आत्ममुग्ध हो जाओगे, नहीं तो एक पर्सनल लाइफ से। और जैसे 9-2-11 होना आपने लिखा तो रमेश रफू चक्कर हो गया, तो आपका पैसा लेके इस तरीके से, या कोई सीख है बचपन की, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। 1-2 इंटरनेशनल रिलेशन से, एक आध इकोनॉमी से, एक आध गवर्नेंस से, एक आध पॉलिटिकल सटायर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डाइवर्सिटी अगर रहेगा, हर चीज़ में रामू श्यामी नहीं यूज करोगे तो उसको ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मुहावरा डिफरेंस लेके आएगा। पत्र लेखन की जहाँ तक बात है, सबके पास फॉर्मेट है, सबने फॉर्मेट रट के रखा है। पत्र में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको पत्र मिलता है, आप कई बार पहचान ही नहीं पाते। जैसे अभी सूरज ने शुरुआत में पूछा था कि शासकीय है कि अर्धशासकीय। भाई आपने सब रटा होगा, उसके पता किया होगा कि पद से पद को जा रहा है तो शासकीय होगा, अगर उसमें पर्सनल टच है तो अर्धशासकीय होगा, डेमी ऑफिशियल होगा, डीओ होगा। तो आपको पहचान पहले कर लेनी है। उसका डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छा लिखना है, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। अगर जगह कम है तो 2 पेज पे ले लेने का। थोड़ा सा राइटिंग का ख्याल रखना, थोड़ा सा आप जो भी लिख रहे हैं, फॉर्मेट सबके पास है, पर अभी रिक्वेस्ट किया है लोगों ने और पहले से भी मैंने बोला था, तो महाकुंभ पे यानी शासकीय पत्र में लिखवा दूंगा कि डीएम जो है वहाँ का, जो कलेक्टर है प्रशासन का मेला का, वो लिख रहा है सेक्रेटरी को कुछ रिसोर्सेस उसको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा संसाधन चाहिए, या जो क्राउड डिजास्टर हो गया था इसके लिए कोई रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसा कुछ लिख देंगे प्रतिवेदन वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको करना है हिंदी के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं, आपने वहीं पीवाईक्यू रटा होगा जो बाकी जनता रटती है, आपने वहीं पत्र लिखा, फॉर्मेट तैयार किया हो जो बाकी जनता करती है, और हिंदी पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं मार्केट में, तो हिंदी आपको पता है, आप समर्थ हैं। अंत में फिर से कह रहा हूँ, ये आपका दिन है, ये युद्ध आपका है। आप एक भी बता दीजिए, अगर आपने शुरुआत में जनवरी से फॉलो किया होगा, एक भी कोई संस्था बता दीजिए, एक भी कोई स्टूडेंट बता दीजिए जिसने हर टॉपिक पे पढ़ा होगा, जिसने हर टॉपिक पे लेक्चर अटेंड किया होगा, जिसने हर टॉपिक पे लिखा होगा, जिसने हर टॉपिक पे बात की होगी, हर टॉपिक को रिवाइज किया होगा, बुकलेट भी रिवाइज किया होगा, लेक्चर भी। भागीरथ मेरे लिए प्लस मेरे लिए जैसे एक संतान होती है, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं बुजुर्गों जैसी भीष्म पितामह जैसी बात करूँ, पर जैसे कोई बच्चा होता है किसी की और उसको केयर करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से हेल्थ उसका ख़राब ना हो, उसका अपब्रिंगिंग ना ख़राब हो, संस्कार अच्छे हों, हर कदम पर। प्रीलिम का एक क्लास तक नहीं लिया है, आप बता दो, 6 महीने हो गए, एक भी क्लास नहीं लिया है प्रीलिम का। मैं जानता हूँ उनके साथ अन्याय हो रहा है, पर उनके अन्याय होने की कीमत पर भी सिर्फ मेंस के बारे में सोचा है, सिर्फ उसके क्वालिटी कंटेंट के बारे में सोचा है, सिर्फ उसके लेक्चर के बारे में सोचा है। कम से कम आप भरोसा रखो कि आपने जितना पुरुषार्थ किया है, हम सब ने मिल के जितना पुरुषार्थ किया है, जितना कुछ पढ़ा है, वो औरों से बहुत ज़्यादा है। मैं यूपी पीसीएस देने वाले बच्चों के लेवल को जानता हूँ, भले वो यूपीएससी में क्यों ना अपीयर हुए हों, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि फिर बाकी पेपर्स भी हैं जहाँ वो मैनेज नहीं कर पाते। आप सबसे बेहतर स्थिति में, आपसे बेहतर कोई नहीं। अगर मैं बहुत सस्ता और सड़क छाप भाषा में करूँ तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम जाना तो बाकी लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई आत्ममुग्धता नहीं है मेरी, है ही नहीं कंपटीशन। यूपी पीसीएस में कहाँ मेंस में कंपटीशन? लोग जीवन भर तो प्रीलिम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। अब लोगों ने देख देख करके बोलना शुरू कर दिया है। आज भी बताओ, लोग आज भी प्रीलिम के लिए मरे जा रहे हैं, प्रीलिम में ये करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ। शर्म नहीं आ रही कि आपने जिसका हाथ थामा है उसको आप इंटरव्यू तक पहुंचा ना दो, जब तक इंटरव्यू का दिन ना आ जाए, कैसे छोड़ सकते हो उसे? तो क्यों? क्योंकि उनको जोड़ तोड़ करके कुछ तो फेंक देना था, माल बेच देना था, और उसके बाद में फिर तो आलोचना नहीं करूँगा। आज आलोचना का दिन नहीं है, आज तो बहुत उत्सव का दिन है, हर्ष का दिन है। आज आपको राज तिलक करना है, आज आपको विदा करना है इस युद्ध के लिए। इस युद्ध में जाओ, आपके पास तर्कस में एक से एक शानदार तीर हैं, उसका संधान करो और तुम्हारी ही विजय होगी, क्योंकि तुमने सत्य की साधना की है, तुमने आराधना की है, तुमने पुरुषार्थ किया है, तुमने मेहनत किया है, तुमने बलिदान किया है, तुमने रातों की अभी मुझे लगा उस दिन बड़ा रात में इमोशनल हो रहा था कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, रात रात भर जाग रहे होंगे, अपने दिन याद आते हैं और फिर लगता है कि मजदूरी है यार, मेंस कितना मजदूरी है, हाथ टूटते हैं, दर्द होते हैं, वॉलनी ख़त्म हो जाता है 2-2, और लेके जाना, एक्स्ट्रा लेके जाना, औरों के भी काम आए, तो बड़ा संवेदना, स्वयं वेदना महसूस कर रहा था एक्चुअली। तो तुम्हारा जो मेहनत है वो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, तुमको करना ही पड़ेगा बगैर रिजल्ट का सोचे हुए। पेपर जब ख़त्म हो जाए, किसी से कोई बात नहीं करनी, पेपर पे कोई डिस्कशन नहीं करना, मत करना, प्लीज़ मत करना। हो सकता है तुम्हारे 2 पेपर ख़राब हो जाए। मुझे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 2-2 3-3 क्वेश्चन छूट गए हैं पहले पेपर में, उसके बावजूद दे गॉट सेलेक्टेड विद अ गुड रैंक। तो अगर आपका पेपर छूट भी जाता है, इसमें लिखा भी है मैंने कि पेपर के बीच में बात नहीं करना है, सिर्फ अपने क्लोज लोगों से बात करनी है। अगर तुमको कोई दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, तो ग्रुप है भगीरथ प्लस का, जो आप जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, मेरी आईडी है, कभी भी मैसेज करो, मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, टू हेल्प यू। लेकिन प्रपंच मत करो, ठीक है? अगर बाबू सोना करने वाला करने वाली है और वो कहती है बाबू मैं तुम्हारे साथ में हूँ, 2 घंटे बात कर रही है, कर रहा है, तो भी बात नहीं करने का। ये तुम्हारे लिए युद्ध है,
उससे कह दो कि तुम्हारा राज तिलक करे और तुम्हें युद्ध के लिए विदा करे। जब तक तुम्हारी विजय न हो जाए तब तक तुम लौट करके देखोगे भी नहीं, है ना? उर्मिला से कह दो कि परित्याग करे, त्याग करे और लक्ष्मण युद्ध जीत करके ही आएगा। तो इस तरीके से करो। बाकी इतना ही, बहुत सारी शुभकामनाएँ। कोई विशेष सवाल हो तो बताओ, ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, मुझे लग रहा है सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक छोटी-सी पोस्ट भी लिखूँगा आपके लिए, हिंदी के लिए थोड़ा-सा करना है और 2-3 लोग निबंध वगैरह के लिए कह रहे थे, उनका इवैल्यूएट कर देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएँ। किसी भी प्रकार की कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे सामर्थ्य में है, प्लीज़ मैसेज करो, टीम को मैसेज करो, मुझ तक पहुँचेगा। जो भी कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूँगा, इस युद्ध में मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? कोई सवाल हो तो बताइए। सर सर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ कोर्स वगैरह तो इसको लेकर के ऐसे को लेकर हाँ, प्लीज़ बोलिए। कि कोर्ट वगैरह ही पढ़े हैं कुछ, तो 3 में मतलब ये करना है कि अलग-अलग तरीके से स्टार्ट करना है। तो सर थोड़ा बताइए कि क्या किया जा सकता है अलग से, थोड़ा अलग दिखाने के लिए? पहले तो मित्र ऑलरेडी इतनी बात कर चुका हूँ इससे पे, अलग से कुछ बात करूँ अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो 3 हिस्से हैं, 3 निबंध हैं मान लो। 3 निबंध में 3 प्रकार से शुरुआत करनी है। अगर एक में आपने कोई एनेक्डोट से, कोई कहावत से, कहानी से शुरुआत कर दी है, स्पेशली वो हो पाएगा तो पहले ही उसमें हो पाएगा, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, इन पे हो पाएगा, ठीक है? दूसरा, किसी डेटा फैक्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, हो पाएगा तो एग्रीकल्चर वगैरह पे हो जाएगा या किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे हो जाएगा, ठीक है? तीसरा, कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस, थीम नहीं बदलते हैं, लॉजिकल गेसिंग, ये थीम नहीं बदलेंगे, ये साइंटिफिक है। तीसरा, कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे होगा, जैसे पाकिस्तान पे निबंध आ सकता है, टेररिज्म पे निबंध आ सकता है, चाइना पे नहीं पूछेगा, बांग्लादेश पे आ सकता है। तो इन दोनों, तीनों जो हैं सब आईआर से रिलेटेड हैं, तो आप उसमें कॉन्टेक्स्ट डाल दो कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो उस आधार पे शुरुआत कर दो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, एक लड़की है हिबा, हिबा आई हो तुम क्लास में? तुम्हारी कॉपी मैंने चेक की थी एस्से की, बहुत लोगों की चेक भी की है, बहुत कुछ लोग रह गए होंगे, तो देखता हूँ निपटा पाता हूँ। आई हो, नहीं आई हो क्या? तो हिबा ने अपनी कहानी बताने के लिए 2 पेज ले लिया था। लिखना है 6 पेज, 7 पेज, तुम कहानी बता रही हो 2 पेज में। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कौन सी बात कहाँ, कैसे और कितनी कही जा रही है। इंट्रोडक्शन के लिए अधिकतम 2 पैरा छोटे-छोटे, या अधिकतम 1 पेज, उससे ज़्यादा खींचना नहीं है। तुम कहानी मैं कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को लेकर के 0.5 की स्पीड में लेखन करना है। इंट्रोडक्शन के पहले 2 मिनट सोच लेना है लिखने क्या जा रहे हो, चाहो तो पेन पेपर पे उधर रफ पेज जो होता है उस पे पेंसिल से लिख लो क्या लिखने जा रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लो। इंट्रोडक्शन मुखौटा है, फेस है। अगर मैं गेंडा स्वामी जैसा दिखता तिरंगा मूवी जैसे, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, फिर भी रेसिस्ट नहीं, फिर भी बता रहा हूँ सच्चाई है। ब्यूटी इज ऑब्जेक्टिव टू, मैथमेटिकल टू। अगर मैं गेंडा स्वामी जैसे दिखता तो शायद मेरा इंप्रेशन वैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होता। कोई बाद में जात न पूछो, नाम न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वो जो बात, हालांकि आजकल लोग जाति भी पूछ रहे हैं, बेशरम कहीं के, लेकिन फिर भी मान लो कि ऐसा होता तो लोग थोड़ा सा होते। एक ये है साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन होना चाहिए बेस्ट। इंट्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त 2 मिनट देने का, सोचने का, 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, 2 मिनट इंट्रोडक्शन। तो ये, और जो कंक्लूजन हो तो कंक्लूजन में ठहर जाओ, जैसे नदी ठहर जाती है ना समुद्र से मिलते हुए, ठहर जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन पे आओ, धीरे धीरे उतरो नदी में, धीरे धीरे उतरने का। क्यों? ताकि तुम्हारे जो शब्द हों सधने लगे, तुम्हारी भावनाएं थिर होने लगे। ऐसा ना हो कि कुछ भी फेंक किया गया, हाँ इस तरीके से भारत विकसित राष्ट्र 2047 से हो जाएगा, ये नहीं करना है, फेंक के नहीं आना है। वो जिम्मेदारी है तुम्हारी, जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुमको लास्ट तक लेके चलूंगा हाथ पकड़ करके, तुमको फेंक के छोड़ के नहीं आऊंगा। तो क्या बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर उमेश, राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अर्पित कुमार नाम का मेरा परिचित, साथ में हम बैठते थे लाइब्रेरी में, उसकी राइटिंग इतनी शानदार थी, आईएएस उसको मिला, 124 या 126 रैंक है लास्ट ईयर में, 23 में। तो राइटिंग इतनी शानदार थी, मैं कहता भाई क्या शानदार लिखते हो तुम, डायमेंशन के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे। मेरी भी कॉपी देख लो, उसकी भी कॉपी देख लो, जो भी रैंक है। तो मैं कहता था भाई शानदार लिखते हो। लेकिन अब देखो, डायमेंशन और ज्ञान के मामले में अब आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कॉपी उसके मामले में बेहतर होगा, लेकिन बहुत अच्छा लिखता था। तो पहले ही मुझे समझ में आ गया था भाई इस आदमी को 20 नंबर ज्यादा मिलने वाले। तो ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, ठीक है? इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। राइटिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके लेकिन पूजा, एक मिनट मुझे क्लेरिफाई करने दो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की भी कॉपी हैं जिनकी राइटिंग बहुत फालतू है, फिर भी बहुत अच्छा रहेंगे। क्यों? क्योंकि राइटिंग का जो प्रभाव है वो आपके हिंदी में निबंध में ठीक ठाक दिखेगा, बाकी पेपर्स में उसका फर्क जो है वो बहुत नहीं है।
सारा पेपर पकड़ लो तो भी 10-12 मार्क्स तक जाएगा। तो उसको अपने आर्गुमेंट से हल करो ना। मैं कहता हूँ आर्गुमेंट इज द किंग, आर्गुमेंट इज द क्वीन, एम्परर। आर्गुमेंट ही सब कुछ है, ऑमनीपोटेंट है वो। आर्गुमेंट अच्छे होने चाहिए, डेटा सब्सटेंशिएट करने चाहिए, एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करने चाहिए। इतने सारे लाइव आंसर राइटिंग करवाए हैं, इतने सारे लाइव सेशन लिए हैं। जिसने भी फॉलो किया है मुझे, उसको वो कह रहा हो कि क्या मास्टर फिर से कह रहा है, इतनी बार तो बोल चुका है 6 महीने से। 6 महीने हो गए तुमको पढ़ाते पढ़ाते, 6 महीने में तो दुनिया बदल जाती है। अभी इमोशनल दिन है मेरे लिए, जाओ और धूम से बिल्कुल युद्ध करके आओ। संयमित रहना, इमोशनल मत होना, संयम से रखना। कोई तकलीफ होगी तो बताना, जब भी बोलोगे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी को कोई भी दिक्कत है मुझे मैसेज करे, कॉल करे, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ 24/7। एक हिसाब से कंट्रोल रूम बना के रख रहा हूँ। कभी भी कोई दिक्कत है, टीम को मैसेज करे, मुझे मैसेज करे, हर मैसेज को वैसे भी हम जवाब देते हैं। मुझे नहीं लगता है आज तक आपका किसी का भी मैसेज अनअटेंडेड रहा होगा। इस समय मेंस के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है, बोलो पूजा। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए एस्से का कोई टॉपिक आया जो हमें लगता है हम अच्छा लिख सकते हैं, पर उसमें हमको डेटा उतना नहीं आता या डेटा आता ही नहीं है, पर हमें लगता है हम अच्छा लिख सकते हैं, और एक टॉपिक उसी सेक्शन में है जिसमें हमको डेटा बहुत आता है पर हमें लगता है कि हम उतना इमोटिव नहीं कर पाएंगे इसमें, तो कौन सा बेटर रहेगा सिलेक्ट करना? एस्से की जहां तक बात है, आपने महाकुंभ का एस्से देखा? जी सर। एक भी डेटा है? एक भी नहीं एग्जाम्पल सर, है? डेटा कुछ नहीं, ना डेटा है ना एग्जाम्पल है। जानबूझ करके मैंने कुछ नहीं डाला। अगर आप किसी विषय पर कॉन्सेप्चुअली आर्गुमेंट के हिसाब से ज्यादा कमांड महसूस करते हैं, ज्यादा पकड़ मजबूत आपको महसूस होता है, उस पे लिखना है। डेटा बहुत फालतू है। डेटा कहाँ काम आएगा आपको? डेटा निहायत ही वाहियात किस्म का विषय दे दिया, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा, इस तरीके से दे दिया, फिर आपको बहुत डेटा और बहुत एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं दे दिया तो आपको पहला जो टॉपिक है साहित्य संगीत कह रहा हूँ, साहित्य संस्कृति समाज वाला, उसमें तो जरूरत नहीं है। आईआर में भी बहुत डेटा की जरूरत नहीं है। आपको बस कॉन्टेक्स्ट बार बार यूज करना है, थेरीज यूज करना है, एग्जाम्पल्स यूज करने हैं। डेटा और समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और पकड़ को वरीयता देना, डेटा को नहीं। अनटिल अनलेस वो विषय ही, टॉपिक ही वो ऐसा हो कि भाई डेटा के बिना काम नहीं चलेगा। जजमेंट वहाँ मेरिट पे गेंद खेलने का, वहाँ पे, ठीक है, जजमेंटल नहीं होने का। ओके सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सर एक छोटा सा, सर निगेटिव टोन में नहीं पूछ रहा हूँ, बट मान लीजिए किसी को लग रहा है कि उसका एक पेपर उतना सही नहीं जाने वाला, तो उसका अपना माइंडसेट क्या रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसी को लग रहा है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अभी मैसेज आया किसी का कि सर आई रिसेंटली केम टू नो योर वीडियो और बहुत शानदार लगा मुझे। 2025 के लिए बताइए, मैं आपका कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट का क्या करना है। मैंने उसको एक ही चीज़ बोला, जस्ट फोकस ऑन मेंस। उसने कहा मैं वर्किंग हूँ सर, मैं बस करने वाला हूँ। मैंने कहा जस्ट फोकस ऑन मेंस, डोंट टॉक अबाउट फ्यूचर, सिर्फ फोकस करो उस पर। तो पहली चीज़ अभी के लिए एक ही शब्द है उसके लिए, साक्षी भाव से वर्तमान में जियो। इसी क्षण में हर कण हर श्रम डुबो दो। अभी ये मत सोचो रिजल्ट क्या होगा, ये मत सोचो युद्ध का परिणाम क्या होगा। आपको युद्ध लड़ना है, आपको अपना बेस्ट देना है। और जिसे कुछ नहीं आता, जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है, या जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, बेचारे को ये भी नहीं पता सिलेबस GS 306 में कोई अंतर भी है क्या, मान लो उसको कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ उसके सफल होने की संभावना और ज़्यादा है। पहली बार युद्ध लड़ रहा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। अभिमन्यु का कोई युद्ध का अनुभव नहीं था, कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन सिंदूर में भाग नहीं लिया था अभिमन्यु ने, लेकिन अभिमन्यु सबसे खतरनाक योद्धा था। पहली बार का व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, पहली बार का प्रेमी सबसे खतरनाक होता है, पहली बार का प्रेम सबसे खतरनाक होता है। यू आर मोस्ट डेंजरस इफ यू आर अपेयरिंग फर्स्ट टाइम, इफ यू आर अपेयरिंग, यू आर जस्ट रॉ। तो मैं कह रहा हूं तुम टॉप कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, अज्ञानी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, या ज्ञानी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। बीच वाले फालतू होते हैं, ठीक है, डिलेमा में रहते हैं। जैसे आपके सारे एग्जाम्पल वगैरह और डिफिनीशन मैंने एथिक्स के सारे पढ़ लिए हैं ठीक ठाक से, बट मैंने आंसर राइटिंग अभी तक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर। तो एक दो आंसर लिख के बस वही सोच रहा हूँ कि एग्जाम में जाके बाकी लिखूंगा। एक बात मैं कहना भूल गया, शायद पहले कहना चाहिए, तब जो लास्ट तक सुनेगा वही इसको जान पाएगा कि एक इनर्सिया होता है हमारे हाथों में ना, हमारी हाथें जकड़ जाती हैं, वो बड़ा उसका टाइम में नुकसान होता है। शुरुआत के 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, वो फ्लो, वो स्पीड आ नहीं पाती है। तो कई बार शुरू के क्वेश्चन 10-12 मिनट में एक क्वेश्चन पूरा होता है। मेरे साथ शुरुआत के अटैम्प्ट में हुआ है। तो मैंने क्या करना शुरू किया था, ये जो लोग भी सुन रहे हैं वो प्लीज़ कर सकते हैं, कि एग्जाम हॉल में जाने के पहले, एग्जैक्टली जाने के पहले, जब बाहर आप खड़े हो ना, तो कहीं बैठ करके 2-3 मिनट आप लिख डालिए, एक क्वेश्चन लिख ही डालिए फटाफट 3-4 मिनट में।
इसका फ़ायदा क्या होगा, वो रिदम आ जाएगा, इनर्शिया टूट जाएगी, एक फ्लो आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका समय 3-4 मिनट 5 मिनट बच जाएगा। ये एक बहुत छोटा-सा सलाह है जो मैं दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो मैंने महसूस किया है वो बता रहा हूँ आपको। नहीं तो पहले दूसरे तीसरे सवाल में 10-10 मिनट लगते थे। तो वो कर सकते हो। ठीक है। हाँ, उमेश बोलो क्या सवाल है? अरे नहीं, 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 फोमो नहीं रे बाबा। किसी भी प्रकार का फोमो नहीं होना चाहिए। वो उस बच्चे का मैसेज आया, ऐसे बहुत सारे मैसेज अभी आ रहे हैं कि अरे सर अभी 4 दिन पहले पता चला, सर बहुत बड़ा मिस हो गया। ये फोमो फालतू है। ये मुझे आत्ममुक्त होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे लिए कोई बहुत आत्ममुक्ता की बात नहीं है। बहुत सारे प्रयास ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता है कई बार। कुछ नहीं, कोई फोमो नहीं। तुमने मुझसे जुड़ करके, एडमित्रे से जुड़ करके, ना जुड़ करके बाद में पता चला, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जुड़े होंगे, फिर भी अच्छे रहेंगे। ये सब फालतू बात है। अच्छा ठीक है, करते हैं। फिर से मैसेज करो। तो ये कोई फोमो नहीं है, किसी भी प्रकार का फोमो नहीं। तुम सफल होगे, तुम्हें सफल होना ही है। राइट माइंडसेट के साथ, राइट एटीट्यूड के साथ, राइट अप्रोच के साथ इस एग्जाम में जाना है। ठीक, योद्धा जैसे होता है, योद्धा, उस योद्धा की तरीके से। नेवर डाई एटीट्यूड। पहला पेपर बर्बाद, दूसरा पेपर बर्बाद, फिर भी तीसरे चौथे पांचवें छठे पेपर में, सातवें आठवें में धूम मचा दो। ठीक, शुरुआत के 20 ओवर में रन नहीं बने तो क्या हुआ, 45 से 50 ओवर में भी तुम इतने छक्के मारो कि पागल हो जाए। अंत तक हार नहीं मानना है। ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके हैं कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब पाओगे कोई फर्क नहीं बचता है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो अगर तुम सब कुछ नहीं आकाश बिल्कुल ऑल द बेस्ट यार, तुम ही लोग इज्जत बचाओगे, तो सब कुछ अगर जीत भी नहीं पाए और अंत तक हिम्मत नहीं हारे, तो भी समझ लो तुमने सब कुछ जीता है। अरे एग्जाम है यार, परीक्षा है, युद्ध है, उसको उसके हिसाब से लो। ठीक है, कोई विशेष प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो जाके। यस, हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो। सर एक्चुअली ऐसे में थोड़ा सा लग रहा था कि कौन सा चूज किया जाए। मैंने तो लेट में ज्वाइन किया ऐसे से, तो 2-3 लाइन में बता दीजिए कुछ। एक बार सुन लेना ऐसे में कौन सा सेलेक्ट करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिस आवाज निबंध ऐसे में क्या सेलेक्ट करें बात कर लिया ऑलरेडी उस पे स्ट्रेटजी पे, लेकिन जो आपको ज्यादा बेहतर आता है उसी का चुनाव करना है। जो आपको बेहतर आता है उसका चुनाव करना है, बजाय इसके कि बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत क्रेविंग आ रही है कि इस पे लिखूंगा तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा, क्योंकि क्या होता है मेरे भाई, जब आप क्रेविंग आ रही है कि जैसे सर ये विषय ऐसा है जो कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा तो औरों से अलग दिखूंगा, ये भाव होता है ना लोगों में, नंबर ज्यादा मिलेगा, ये तो उसके लिए है जो निबंध पर उसकी कमांड बहुत शानदार है। जैसे मैंने यूपीएससी में 2022 के अपने अटेम्प्ट में क्या विषय चुना था कि पोएट्स आर दी मॉडर्न लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ करके था कि जो उस समय अंग्रेजी मीडियम हुआ करता था मेरा, कि जो ये हैं कवि हैं वो आधुनिक विश्व के विधायक हैं, ऐसा कुछ। तो वो विषय क्यों चुना, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं लाइब्रेरी में लौटा किसी ने उस विषय पर नहीं लिखा था, 100 में से कहीं एक आध लिखेगा, क्योंकि मुझे भाषा पे, अपनी समझ पे पकड़ है, ऐसा मुझे लगता था। तो अगर आपकी बहुत पकड़ नहीं है विषय पर, आप शानदार नहीं लिखते हैं, तो उस पे लिखो जिस पे आपको बहुत पकड़ है, बजाय कि उस पे लिखो जिस पे आपको क्रेविंग आ रही है। सीधा सा फंडा है आपका। यस, और कुछ? अच्छा सर, जैसे कोट्स वोट्स या एग्जांपल नहीं याद आ रहा हो तो अरे उसमें भैया, महाकुंभ पर निबंध भी लिख सकते हैं आर्गुमेंट वाइज। महाकुंभ पे निबंध लिख के इसीलिए दिखाया है जब आपको कुछ नहीं आता है, एक भी कोट का प्रयोग नहीं किया, तुमको हाँ लगता है वो मेरे पास तो कोट नहीं है, लेकिन खाली शुरुआत में एक संस्कृत का श्लोक इस्तेमाल किया, मेरे पास कोट है ठीक फिर भी नहीं किया है, क्योंकि मैं तो उसके लिए जो सबसे कहते हैं ना पंक्ति के अंतिम छोर पे जो खड़ा है उसकी चिंता कर रहा हूँ ना। तो भाई जिसको कुछ नहीं आता है वो महाकुंभ जैसा निबंध लिख दे। आर्गूमेंट से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं। आपके तर्क के सामने वो बौना हो जाए, आपके तर्क के सामने वो निरुत्तर हो जाए, ऐसे ठीक तर्क है करो, सर। मंत्रमुग्ध कर दो उसको अपनी बातों से, अपने तर्कों से। ये क्या कोट 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 खेलते रहते हो, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो मेकअप करता है भाई। बहुत सुंदर और सौंदर्य से सना हुआ व्यक्तित्व कभी पोतता नहीं है अपने चेहरे पे। ठीक है, एक जूड़ा लगा ले उतना काफी होता है। चलो और कोई? ठीक। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्कार। हाँ भाई सुन रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि वो इको होती बात है। जी प्लीज जी, बोलिए। ठीक है ठीक है। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। एक तो क्वेश्चन ये है कि सर जो क्वेश्चन हमें जीएस में नहीं आता है, बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है, सर उसको कैसे टैकल करना है? और एक सर बार दूसरा रिपीट करो, हिंदी को प्लीज लेके रिपीट, प्लीज रिपीट। सर जीएस में सर कभी-कभी कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है सर, जैसे कि 2021 में आया था एक क्वेश्चन, साइबर डोम आया था सर 21 में, सर 22 में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। सर जो जीएस में हमको क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बाउंसर ही आ जाता है,
तो सर उसको कैसे टैकल किया जाए? तो आकाश तुमने इतना सही पूछा, वो 2021 वाला मैं भी मेंस दे रहा था, ठीक है? तो हाँ सर, दिया था सर मैंने वो वाला। तो साइबर डोम पे क्या किया मैंने, अभी ये रिकॉर्ड में जा रहा है, कहना नहीं चाहिए। साइबर डोम पे क्या किया, मेरे बगल में बैठे हुए थे एक मित्र सज्जन, ठीक? वो ग्रुप ए सर्विस में ऑलरेडी थे यूपीएससी के थ्रू, लेकिन उनको लगता था मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एटीसी में थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाऊँ, ठीक? तो मेरे दोस्त भी थे वो, तो मैंने उनसे कहा साइबर डोम के बारे में कुछ आता है? उन्होंने कहा बस इतना पता है कि ये केरला का है, ऐसे, ठीक है? अब देखो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं आता था, ठीक है? उस पेपर में मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मिले, उस पेपर के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन फिर इंट्रोडक्शन लिखा कि भाई साइबर जो थ्रेट है, साइबर जो क्राइम है, वो बहुत बढ़ रहा है। चूँकि साइबर लिखा हुआ था तो मुझे लगा साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट, साइबर रिस्क से जुड़ा होगा। केरला का है, इंट्रोडक्शन में ये केरला का प्रयास है, और उसको बोल्ड, अंडरलाइन और बॉक्स में, ताकि एग्जामिनर पहले बोल्ड हो जाए कि देखो इसको आता है, केरला का है। और उसके बाद साइबर डोम का उद्देश्य, साइबर डोम का पर्पज क्या हो सकता है, साइबर डोम के लाभ क्या हो सकते हैं, मतलब अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बता रहा हूँ, साइबर डोम के क्या चैलेंजेज हो सकते हैं, भारत के अलग राज्यों को किस तरीके से साइबर डोम को अपनाना चाहिए, किस तरीके से नेशनल पॉलिसी बन सकती है, और कंक्लूजन। उस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 3 मिनट दिया, सिर्फ 3 मिनट दिया, लेकिन डायमेंशन 4 लिखे, हर डायमेंशन में 2-2 पॉइंट। मैंने कहा 4 डायमेंशन लिखा है, केरला बता दिया है, साइबर डोम क्या है ये बता दिया है, बाकी मुझे फर्क क्या पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। ब्लफ किया, लेकिन वो ब्लफ में अपना 5 मिनट 8 मिनट नहीं खराब किया, 3 मिनट दिया। डिजर्व भी नहीं करता था वो 8 मिनट, क्योंकि मुझे पता था उसको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, भाई ज़्यादा आता नहीं बट ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो वो मुझे 2-3 नंबर दे देगा। तो क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बाउंसर हैं, सबसे अंत में साइबर डोम मेरा अंतिम प्रश्न था, अंतिम प्रश्न के रूप में मैंने उसे लिखा था, उसको पहले नहीं लिखा था। तो साइबर डोम पे या तो अंतिम में लिखो, या जब लिखो तो 3 मिनट से ज़्यादा मत दो। किसी भी बाउंसर प्रश्न पर तय समय से आधे समय ही देना है, 3 मिनट से ज़्यादा देना नहीं है किसी भी बाउंसर प्रश्न पर। दूसरा, उस बाउंसर प्रश्न के शब्दों से, जो मैंने आपको प्रीलिम में बताया था लॉजिकल गेसिंग में, नॉमेनक्लेचर वाला, कि उसके नाम को देखो ठीक से, उसके वर्डिंग्स को देखो, क्वेश्चन को देखो, और आपको कुछ क्लू मिल रहा है किससे रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, और उसके इर्द गिर्द भूमिका बन दो। 2 लाइन का शॉर्ट इंट्रो, 3-4 डायमेंशन, जब पॉइंट कम हो तो डायमेंशन बढ़ा दो, तो मैप बनाना शुरू कर दो। जो मैप बकवास लगते हैं मुझे, डायग्राम बकवास लगते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हो उसको। प्रभावित, भाई आप सुंदर नहीं है तो आप अपने मेकअप से प्रभावित करो, है ना? ब्यूटी पार्लर जाओ, यही तो कर सकते हो, यही तो ब्लफ है ना, जिसमें आपके पास आर्गूमेंट है, उसमें जरूरत ही नहीं है आपको मेकअप की। तो बाउंसर प्रश्न को हल करने का तरीका है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जुटाना, उसी के इर्द गिर्द खेलना, कम समय देना, मेकअप कर देना, ठीक है? ब्लफ करना है इसका मतलब। और कोई? ठीक है सर। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन सर ये था, सर आपने बताया था कि हिंदी में जो लेटर होता है आप उसको 2 पेज पे लिख सकते हो सर, लेकिन एक कोचिंग था सर, उसका नाम तो नहीं लूंगा, तो सर मैंने जो लेटर लिखा था उसमें उसने विशेषता पूछी थी, उसका प्रारूप पूछा था सर उसमें, तो सर मैंने उसको, क्या हुआ, 2 पेज में आ गया सर वो प्रारूप, तो फिर बोला कि ये गलत है, कुछ ऐसा है क्या सर? अब मुझे नहीं पता, एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिखा था तो मैंने 2 पेज में लिखा था। क्यों 2 पेज में लिखा था? क्योंकि भैया डेफिनेशन लिखा, विशेषता लिखा, और उसके बाद में जगह ही नहीं बचा। जी 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 तो एक तो ये हो सकता जी, है, जगह नहीं बचती ना सर, सुनो, बिल्कुल हाँ, उसमें जगह नहीं बचती है। एक तो ये तरीका है कि आप 2 पेज पे ले जाओ। दूसरा क्या हो सकता है, अब मान लो पहला पेज 1 है और दूसरे पेज पे उसने आधा पेज दिया और आधे पेज के बाद उसने क्वेश्चन लिख दिया है। अगर ऐसा है तो आपको 2 पेज में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा पेज भी खाली लग रहा है तो पहले पेज पे आप जो भी है इंट्रोडक्शन, भूमिका, विशेषता, ये सब लिख दो, और दूसरे पेज पे आप पत्र लिख दो। आइडियली तो एक ही पेज पे लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? जी सर। तो डिपेंड करता है, वो मेरिट पे खेलो ना वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ऐसा सवाल ना दे कि इसको 2 पेज पे ले जाने की जरूरत पड़े, और अगर 2 पेज पे ले जाने की जरूरत पड़े तो दूसरे पेज पे, पहला पेज पे खाली ये पहला पार्ट लिख दो, ऐसा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, इसका थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं आपसे मिल के। और कोई भाई? एनीवन एल्स? सवाल अब तो नहीं बचे होंगे आई थिंक। क्या सवाल है? युद्ध में तलवार लिए खड़े हो, अब सवाल क्या है? अब तो चलाना है, ठीक है, चलाओ। सर वो ऐसे चेक कर दोगे मेरा, ठीक वो है सर, थैंक यू सर। सेशन जैसे खत्म होता है उसके 10 मिनट बाद मुझे मीट का लिंक भेजो, मैं तुम्हारा चेक कर देता हूँ। ठीक है सर। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? बोलो भैया, सुनील जी। सर मेरी एथिक्स वाली कॉपी चेक कर दीजिए। आप दोनों आ जाओ। राजेश, मुझे लिंक भेजना, मैं वहीं सेम फॉरवर्ड कर दूंगा सुनील तुम्हें, ठीक है? दोनों आ जाना। ठीक है सर। और कोई? सर नमस्ते। हाँ बोलो भैया। सर नमस्ते। सर मुझे आपसे बात करनी थी। करो, नहीं अभी नहीं सर, पर्सनल करनी थोड़ी। कर लो, टेलीग्राम पे कॉल कर देता हूँ, मुझे मैसेज करो।
जी सर, Yes, थैंक यू सर। yes, yes, yes. और कोई मित्र? सर वो जो कॉपी चेक करने वाली मीटिंग ले रहे हैं उसमें मैं ज्वाइन हो जाऊं, उसमें बस एक एथिक्स का आंसर, बस छोटा सा एक फोटो भेज एक दीजिए। आधा, देखो एक पूरी कॉपी तो नहीं चेक कर पाऊंगा, प्रैक्टिकली बोल नहीं, रहा हूँ। एक क्वेश्चन बस हाँ सर, चेक एक। कर सकता हूँ। यस ठीक है। यस। और कोई? तो कितना समय नहीं, आप भी जानते हो और भी काम है ना यार। नहीं सर, बस इसलिए बस एक क्वेश्चन बहुत कॉपी चेक कोई होगी, भी। बहुत टेस्ट हुए। अगर मैं अभी जोड़ूं, एक दिन मैंने सोचा है कि मैं ऑडिट करूंगा क्या कितना कराया गया, तो भाई इतने टेस्ट हो चुके हैं, अब किसी ने लिखा ही ना हो तो मैं क्या करूं, इतने ऐसे हो चुके हैं। देखो अंत में क्या है ना, तुम मुझे ब्लेम करोगे तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम परिस्थितियों को ब्लेम करोगे बहुत आसान है, ठीक, लेकिन तुम अपना काम ठीक से करोगे ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो अपना काम करो ठीक से, ठीक। हाँ होते हैं सपना, बिल्कुल होते हैं, ठीक। चलो चलते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, विजयी भव, बाय, गुड नाइट गुड सर। नाइट।